कुणाल और उसकी 7 बहनें रीना, शिखा, प्रीति, रिंकी, गुंजन, पल्लवी और नीलम इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो सभी भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। नीलम दीदी, मुझे और भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी तो रोटियाँ बना दी, सबके हिस्से में आधी आधी रोटी ही आई। अब कुणाल को रोटी कैसे दूँ? हाँ, मैं अपने हिस्से की रोटी कुणाल को दे देती हूँ। नीलम जैसे ही अपने हिस्से की रोटी कुणाल की थाली में रखने लगती है, वो देखती है कि उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कुणाल की थाली में रख चुकी है। नीलम दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां हैं। मुझे शिखा दीदी, रिंकी दीदी, प्रीति दीदी, गुंजन दीदी, पल्लवी दीदी और रीना दीदी सबने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी रोटियां दे दी। नीलम दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, कुणाल हमारा छोटा भाई है, अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया, इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कुणाल को दे दिया। दीदी, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद कुणाल बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और कुणाल को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर कुणाल की अच्छी नौकरी लग जाएगी, तब सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती हैं, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया पैंट शर्ट भी खरीदा है। नीलम दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन बनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर पल्लवी दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन कुणाल की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही, आखिर कुणाल हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगते ही उसने हम सबको बिना बताए ही अनुषा भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए थे, तो आपको याद है ना, अनुषा भाभी ने और कुणाल ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। अरे कुणाल, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रही थी। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई ना। कुणाल मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसीलिए हम सब बिना बताए ही आ गए। अनुषा भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे, हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे है। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गवार ही पहनती है, हम शहर के लोग नहीं पहनते। और मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है, तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर लेकर जाओगी। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि कुणाल एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं न कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने कुणाल पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, हम सब ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। कुणाल हमारा छोटा भाई है और हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है।
रिंकी चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी है। नीलम दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें अनुषा के घर जाना था, वहाँ रक्षाबंधन की पार्टी है। मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सभी ये राखी रख दो, मैं अपने आप ही बांध लूंगा। अनुषा, इन सबको चाय पानी दे दो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। कुणाल, राखी और ये तेरे मनपसंद लड्डू। कुणाल, तुम लोगों को चाय पानी पीना है या नहीं, जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है, कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई कुणाल को याद करके रो पड़ती है। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। अरे नीलम बेटी, ये लो, मेरे मोबाइल पर शहर से कुणाल की पत्नी अनुषा का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है कुणाल किसी तकलीफ में है। अनुषा बहु घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो नीलम दीदी, हेलो। अनुषा फोन पर रोने लगती है। कुणाल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसको काफी चोटें आई थी। कुणाल को खून की जरूरत थी, जो कि उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी। और अस्पताल में कुणाल की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल को बचा लो नीलम दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं अनुषा भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर कुणाल को अपना खून देती है। कुणाल को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। कुणाल ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने आप सभी बहनों से आपके भाई को दूर कर दिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। रीना, शिखा, प्रीति, रिंकी, गुंजन, पल्लवी, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं, इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी से आपस में मिल जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और सौतेले भाई की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक संजना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपने सौतेले भाई विकी के साथ रहती थी। यामिनी एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपने बेटे विकी की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उससे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। इसी तरह एक दिन संजना किचन में सफाई कर रही थी कि तभी पानी में फिसलकर संजना गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुनिए, संजना का पैर खराब हो गया है और अब वो अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाएगी। उसके बाद से संजना लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसका सौतेला भाई उससे काम करवाता था। उन दोनों को संजना पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। सुन संजना, जल्दी से ये मेरी सुंदर सी शर्ट प्रेस कर, मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है। भैया, मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? मुझे अभी के अभी शर्ट चाहिए, खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर विकी संजना के खाने की थाली उससे छीन लेता है। बेचारी संजना मायूस होकर शर्ट प्रेस करने लग जाती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से विकी की शर्ट जल जाती है। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शर्ट तो जल गई।
अगर विकी भैया को ये शर्ट नहीं मिली तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसे ही एक नई शर्ट ले आती हूँ। जैसे ही संजना विकी के लिए नई शर्ट खरीदने के लिए जाती है, तभी संजना को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। अरे संजना, कहाँ जा रही हो तुम? विकी भैया की शर्ट प्रेस करते वक्त मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक शर्ट बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसी की वैसी शर्ट मुझे कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो शर्ट तो दुकान पर मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके बाद संजना थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर संजना कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर संजना को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी शर्ट को जला हुआ पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और संजना के घर आने का इंतजार करने लगता है। घर आने पर वो संजना की खूब पिटाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई भी शर्ट जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी शर्ट थी वो। विकी की ये बातें सुनकर संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटा मुझे कितना परेशान करते हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। अब क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से मार खाती रहूंगी? इसी तरह से काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन संजना, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। भैया, आपको तो पता है ना कि मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं भैया? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं, सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। संजना बेचारी भाई की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उसे रास्ते में ही एक जादूगरनी दिखाई देती है। जादूगरनी संजना को देखते ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं इसे मार कर इसकी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। वो जादूगरनी संजना की बातों में बिल्कुल नहीं आती और संजना को पकड़कर अपने जादुई जंगल में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली लीना परी ये सारी चीजें देख रही थी। वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती हैं। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूँ, चली जाओ यहाँ से। परी को गुस्से में देखकर जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर परी संजना को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ पर बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से संजना के दोनों पैर ठीक कर देती है। ये देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे, ये तो कमाल हो गया। अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक हो गया है। अब मैं ठीक से चलूंगी। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ संजना कि तुम्हारी सौतेली माँ और भाई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं।
लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपने भाई को सबक भी सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद संजना हवा में उड़कर अपने घर वापस चली आती है। संजना अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और भाई आ जाते हैं। संजना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक अच्छी परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया भैया, और मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझमें? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटा मिलकर संजना को पीटने लग जाते हैं। लेकिन तभी संजना अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटों को बिजली के झटके देती है। अरे मर गई, ये संजना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी और न ही तुम दोनों को अपने साथ इस घर में रखूंगी। घर में क्या, तुम तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा, हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना, क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार संजना अपनी माँ और भाई की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटों ने मुझे नौकरानी समझ कर रखा था ना। बंद करो ये अपना दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो। बहन हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटा शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं और संजना परी से मिली हुई जादुई शक्तियों के साथ गरीब लोगों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। कहानी है रामपुर गांव के शाही महल की, जहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम समायरा था। ये है राजकुमारी समायरा। राजकुमारी समायरा फूलों की तरह कोमल और सुंदर है और अपना अधिकतर समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताना पसंद करती है। इन सब के साथ खेलते खेलते समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इस दुनिया में तुमसे अच्छा मन किसी का भी नहीं है, बस एक माँ का था जो अब मेरे साथ नहीं है। राजकुमारी समायरा अपने पिता राजा विक्रम और सौतेली माँ रानी अमरावती और सौतेली बहन कंचन के साथ रहती थी। राजा विक्रम की पहली पत्नी और राजकुमारी समायरा की असली माँ का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर दी थी। शादी के बाद महल में राजकुमारी समायरा की सौतेली माँ के साथ सौतेली बहन भी आई, लेकिन वो दोनों राजकुमारी समायरा से बहुत जलती थी और उसे बहुत परेशान करती थी। पर राजा के सामने वो दोनों राजकुमारी समायरा से प्यार करने का नाटक करती थी, जिससे राजा को लगता था कि वो लोग राजकुमारी का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वही राजा के पीठ पीछे वो उससे बहुत ही खराब तरीके से बर्ताव करती थी। माँ आप देखना, आज इस समायरा की बच्ची को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। हाँ, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। देख तो कैसे आराम फरमा रही है। यहाँ की रानी और राजकुमारी सिर्फ तुम और मैं हूँ, ये सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। उसके बाद कंचन गुस्से में राजकुमारी समायरा के पास जाती है। महारानी आराम फरमा रही है, चल तो बहुत कर लिया आराम, चलो उठो अब। उठूं? पर क्यों? और आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? अच्छा तो फिर नौकरानियों से कैसे बात करी जाती है, तो ही हमें बता दे। माँ आप भी, मैं नौकरानी नहीं, इस महल की राजकुमारी हूँ और आप तो मेरी माँ हो ना।
नहीं, मैं सिर्फ कंचन की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, तुझे इस ताज पर बहुत घमंड है ना? देखना, जल्द ही ये मेरी बेटी के पास होगा और तुम सिर्फ नौकरानी बनोगी। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी इन हरकतों से बेचारी समायरा अब बहुत दुखी रहने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप क्यों चली गई? आपके जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और पिताजी तो वैसे ही राज्य के कार्यों में व्यस्त रहती हैं। मैं क्या करूँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर क्या, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और कंचन और अमरावती हमेशा राजकुमारी समायरा को बहुत तंग किया करती थी। वो हमेशा राजकुमारी समायरा से ताज लेने के लिए षड्यंत्र रचती रहती थी। फिर एक दिन कंचन और अमरावती ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके बाद वो दोनों राजकुमारी समायरा के कमरे में जाती हैं और जबरदस्ती उससे झगड़ा करने लगती हैं। और समायरा की बच्ची, ये ताज मुझे दे दे। तू एक नौकरानी है और नौकरानी पर एक ताज शोभा नहीं देता। हाँ, ये ताज सिर्फ मेरी बेटी पर ही अच्छा लगेगा। लाओ, मुझे दो ये ताज। नहीं, मैं ये ताज कभी भी किसी को नहीं दूंगी। ये ताज मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। तेरी माँ तो मर गई है, अब उस मनहूस को कब तक याद करेगी? बोल तो तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूँ। राजकुमारी समायरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर अमरावती को धक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन तभी राजा वहाँ पर आ गया और उसने ये सब देख लिया। इस पर राजा को राजकुमारी समायरा पर बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी समायरा, ये सब क्या है? ये किस तरीके का व्यवहार था? रानी अमरावती आपसे कितना प्यार करती हैं, आपका कितना ख्याल रखती हैं, और आपने क्या किया? उन्हीं को धक्का मार दिया, उन्हीं को चोट पहुंचाई? नहीं पिताजी, ये इन दोनों का षड्यंत्र था। इन्होंने माँ के लिए। बस करिए, आप सब कुछ देख लिया है मैंने। ये सब करके आपने बता दिया कि आप एक राजकुमारी बनने के लायक नहीं हो। आप महल से निष्कासित की जाती हो और अब से आप बगीचे में रहोगी। क्या? नहीं पिताजी, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे समायरा ने नहीं गिराया, बल्कि मेरा पैर फिसल गया था। वो तो मेरी प्यारी सी बच्ची है। बस कीजिए रानी अमरावती, आपको अब और झूठ बोलकर इससे बचाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है। इसके बाद राजा ने राजकुमारी समायरा से ताज लेकर उसे कंचन को पहना दिया। इससे अब कंचन राजकुमारी बन गई और राजकुमारी समायरा को महल से निष्कासित कर दिया गया। ये सब देखकर अमरावती और कंचन बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजकुमारी समायरा बगीचे में ही रहने लगी और अपना समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताने लगी। राजकुमारी फूलों की बहुत देखभाल करती थी, जिससे फूलों की रानी राजकुमारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने आ गई। अरे, आप कौन हैं? मैं फूलों की रानी फूल रानी हूँ। मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो और तुम परेशान हो, इस छड़ी को बोल दो। ये बिल्कुल वैसा ही करेगी और तुम्हें सब कुछ देगी। मुझे तो मेरी माँ चाहिए। क्या ये मेरी माँ को वापस ला सकती है? माफ करना, ये तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती है, पर हाँ, ये तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा फूलों की रानी को उस छड़ी के लिए धन्यवाद करती है और साथ ही छड़ी पाकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद फूलों की रानी वहाँ से चली जाती है। अब मैं अपनी सौतेली माँ और बहन का खेल खत्म कर दूंगी और पिताजी को इस छड़ी की सहायता से सारा सच बता दूंगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा महल के अंदर आ जाती है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। अरे राजकुमारी समायरा, अब आपकी सजा भी पूरी नहीं हुई है, आप वापस जाइए। मौका देखकर अमरावती और कंचन दोनों नाटक करने लगती हैं। नहीं, अब बस, बहुत हुई सजा। राजकुमारी समायरा ने बहुत दुख सहन किया है, अब और नहीं। चलो बेटा, अपनी माँ के पास आ जाओ। हाँ माँ, मैंने बहुत दुख सहन किया है और आपने भी बहुत कुछ किया है, पर अब नहीं।
राजकुमारी समायरा, लगता है आपको अभी तक अपनी गलती का सबक नहीं मिला है। पिताजी, आप मुझे अपनी बात बताने का एक मौका तो दीजिए। इसके बाद राजकुमारी समायरा छड़ी को सारा सच बताने के लिए कहती है। छड़ी के जादू से अमरावती और कंचन अपना सच खुद ही बोलने लगती है, जिससे राजा के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उन दोनों को महल से बाहर निकाल देती है। उसके बाद राजा अपनी गलती के लिए राजकुमारी समायरा से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद राजकुमारी समायरा को फिर से ताज पहना दिया जाता है और राजकुमारी समायरा अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।